कक्षा 11 अध्याय 4 बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त का जन्म 1865 ईस्वी में ग्राम गुड़ियानी, जिला रोहतक, हरियाणा में हुआ था। इनको हम निबंधकार और संपादक के रूप में जानते हैं। उर्दू और फारसी में इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की और विद्यार्थी जीवन से ही उर्दू पत्रों में लेख लिखने लग गए थे। इनके प्रमुख संपादक कार्य हैं अखबार-ए-चुनार उर्दू में, और हिंदी में है हिंदुस्तान, हिंदी बंगवासी, भारत मित्र आदि। इन पत्रों का इन्होंने संपादन किया है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं शिव शंभू के चिट्ठे और खत, खेल तमाशा। इनकी मृत्यु सन 1907 ईस्वी में हुई। गुप्त जी की आरंभिक शिक्षा उर्दू में हुई, बाद में उन्होंने हिंदी सीखी। विधिवत शिक्षा मिडिल तक प्राप्त की, परंतु स्वाध्याय से काफ़ी ज्ञान अर्जित किया। स्वाध्याय अर्थात स्वयं अध्ययन के माध्यम से। वे खड़ी बोली और आधुनिक हिंदी साहित्य को स्थापित करने वाले लेखकों में से एक थे। उन्हें भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बीच की कड़ी के रूप में देखा जा सकता है, अर्थात इन्होंने भारतेंदु युग में भी साहित्य सेवा की है और द्विवेदी युग में भी इन्होंने साहित्य कार्य किया है। बाल मुकुंद गुप्त राष्ट्रीय नवजागरण के सक्रिय पत्रकार थे। राष्ट्रीय नवजागरण, जो भारतेंदु युग कहा जाता है, उसमें एक सक्रिय पत्रकार के रूप में इन्होंने भूमिका निभाई है। उस दौर के अन्य पत्रकारों की तरह वे साहित्य सृजन में भी सक्रिय रहे। पत्रकारिता उनके लिए स्वाधीनता संग्राम का हथियार थी। हथियार से तात्पर्य है कि जिस प्रकार से हथियार हमारी सुरक्षा के लिए काम आता है, उसी प्रकार से उस समय की पत्र पत्रिकाएँ आम जनता को जागरूक करने के लिए, देश की समस्याओं पर ध्यान आकर्षित करने के लिए और जनता को आज़ादी के लिए प्रेरित करने का कार्य करती थी। तो एक प्रकार से पत्रकारिता, उस समय के समाचार पत्र पत्रिकाएं हथियार थी देश को आज़ादी दिलाने के लिए, ताकि आम जनता जागरूक हो सके, हमारे देश की समस्याओं के प्रति और देश की गुलामी के प्रति चेतना जागृत हो। यही कारण है कि उनके लेखन में निर्भीकता पूरी तरह मौजूद है। निर्भीकता अर्थात साहस, साथ ही उसमें व्यंग्य विनोद का भी पुट दिखाई पड़ता है। उन्होंने बांग्ला और संस्कृत की कुछ रचनाओं के अनुवाद भी किए। वे शब्दों के अद्भुत पारखी थे। अस्थिरता शब्द की शुद्धता को लेकर उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी से लंबी बहस की। इस तरह के अन्य अनेक शब्दों पर उन्होंने बहस चलाई, अर्थात ये हिंदी के शब्दों के प्रति इतने जागरूक थे और इतने पारखी थे कि शब्द यदि किसी ने अशुद्ध शब्द का प्रयोग किया है तो उसकी शुद्धता को लेकर वो उससे बहस भी कर लेते थे। इसी प्रकार की एक बहस का उदाहरण यहाँ दिया है। अस्थिरता शब्द की शुद्धता को लेकर महावीर प्रसाद द्विवेदी से उन्होंने लंबी बहस की। हमारा जो पाठ है विदाई संभाषण, उसके बारे में परिचय दिया गया है यहाँ पर। विदाई संभाषण उनकी सर्वाधिक चर्चित व्यंग्य कृति शिव शंभू के चिट्ठे का एक अंश है। शिव शंभू के चिट्ठे इनकी जो कृति है, उसमें शिव शंभू एक कल्पित पात्र है। उस कल्पित पात्र के माध्यम से इन्होंने उस समय के वायसराय लॉर्ड कर्जन पर व्यंग्य किए हैं और वास्तविकता से अवगत कराने का प्रयास किया है। यह पाठ वायसराय कर्जन, जो 1899 से 1904 एवं 1904 से 1905 तक 2 बार वायसराय रहे। वायसराय अर्थात उस समय के ब्रिटिश शासक जिन्होंने भारत में शासन किया, के शासन में भारतीयों की स्थिति का खुलासा करता है। खुलासा करने से तात्पर्य है उनकी स्थिति को प्रकट करता है। कहने को उनके शासनकाल में विकास के बहुत सारे कार्य हुए, नए नए आयोग बनाए गए, किंतु उन सब का उद्देश्य शासन में गोरों का वर्चस्व स्थापित करना एवं साथ ही इस देश के संसाधनों का अंग्रेजों के हित में सर्वोत्तम उपयोग करना था। ब्रिटिश काल जो था भारत पर, जब उन्होंने शासन किया, तो उस समय में उन्होंने जितने भी भारत के विकास के लिए कार्य किए हैं, इस देश में शासन करते समय उन्होंने जितने भी हित के कार्य किए हैं, वो सब केवल अंग्रेज़ों के हित में उपयोग करने के लिए किए हैं। आम जनता को उनसे कोई लाभ नहीं होता था। हर स्तर पर कर्जन ने अंग्रेज़ों का वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश की। वे सरकारी निरंकुशता के पक्षधर थे।
लिहाजा प्रेस की स्वतंत्रता तक पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था। निरंकुशता अर्थात सरकारी कामकाज पर किसी का भी अंकुश नहीं होना चाहिए, इस बात के वो पक्षधर थे। इस वजह से उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया था। प्रेस अर्थात जहाँ पत्र पत्रिकाएँ छपती है, तो पत्रकारिता से संबंधित जितने भी उस समय के कार्य थे उन सब पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था। अंततः कौंसिल में मनपसंद अंग्रेज सदस्य नियुक्त करवाने के मुद्दे पर उन्हें देश विदेश दोनों जगहों पर नीचा देखना पड़ा। अर्थात उनकी जो शासन की जो परिषद थी, कौंसिल से तात्पर्य परिषद, उस परिषद में अपने मनपसंद अंग्रेज सदस्य को नियुक्त करवाना चाहते थे, लेकिन ब्रिटिश शासन सरकार ने उनके इस प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया और उन्हें ब्रिटिश शासन में भी और भारतीय शासन में भी नीचा देखना पड़ा। क्षुब्ध होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वापस इंग्लैंड चले गए। क्षुब्ध होकर अर्थात दुखी होकर। पाठ में भारतीयों की बेबसी, दुख एवं लाचारी को व्यंग्यात्मक ढंग से लॉर्ड कर्जन की लाचारी से जोड़ने की कोशिश की गई है। साथ ही यह दिखाने की कोशिश की गई है कि शासन के आतताई रूप से हर किसी को कष्ट होता है, चाहे वह सामान्य जनता हो या फिर लॉर्ड कर्जन जैसा वायसराय। यह उस समय लिखा गया गद्य का नमूना है जब प्रेस पर पाबंदी का दौर चल रहा था। अर्थात प्रेस पर समाचार पत्र छपते थे तो उनकी जो न्यूज़ होती थी उस समय के जो समाचार होते थे वो शासन के परमिशन के बिना, उनकी इजाज़त के बिना अपनी इच्छा से कुछ भी छाप नहीं सकते थे। ऐसी स्थिति में विनोद प्रियता, चुलबुलापन, संजीदगी, नवीन भाषा प्रयोग एवं रवानगी के साथ ही यह एक साहसिक गद्य का भी नमूना है। विनोद प्रियता से तात्पर्य है हंसी मजाक में, चुलबुलापन अर्थात मस्ती करते के हिसाब से, संजीदगी अर्थात गंभीरता से, और नई भाषा प्रयोग रवानगी के साथ अर्थात गति के साथ ही ये एक साहसिक गद्य का भी नमूना है। अर्थात उन्होंने साहस किया है अंग्रेज़ों के विरुद्ध कुछ बोलने का। प्रस्तुत पाठ विदाई संभाषण। माय लॉर्ड, लॉर्ड से तात्पर्य है मेरे स्वामी। माय लॉर्ड अर्थात मेरे स्वामी, अंत को आपके शासनकाल का इस देश में अंत हो गया। अर्थात अंत में आपको यहाँ का शासन काल समाप्त करके जाना ही पड़ रहा है। अब आप इस देश से अलग होते हैं, अर्थात यहाँ से जाते हैं। इस संसार में सब बातों का अंत है, इससे आपके शासनकाल का भी अंत होता। चाहे आपकी एक बार की कल्पना के अनुसार आप यहाँ के चिरस्थायी वायसराय भी हो जाते, किंतु इतनी जल्दी वह समय पूरा हो जाएगा, ऐसा विचार न आप ही का था न इस देश के निवासियों का। इससे जान पड़ता है कि आपके और यहाँ के निवासियों के बीच में कोई तीसरी शक्ति और भी है, जिस पर यहाँ वालों का तो क्या आपका भी काबू नहीं है। तीसरी शक्ति से तात्पर्य है ईश्वर। ईश्वर पर न लॉर्ड कर्जन का शासन चल सकता है, न यहाँ की जनता की इच्छा शक्ति कार्य करती है। उसका स्वयं का एक कार्य करने का तरीका है जिस पर किसी का भी काबू नहीं है, अर्थात नियंत्रण नहीं है। तो लॉर्ड कर्जन को जब यहाँ से जाना पड़ रहा था उस समय का ये लेख है। विछुड़न समय बड़ा करुणोत्पादक होता है। विछुड़न अर्थात विदाई का समय बड़ा करुणोत्पादक, करुणा पैदा करने वाला, मन में दुख पैदा करने वाला। आपको बिछड़ते देखकर आज हृदय में बड़ा दुख है। माय लॉर्ड, आपके दूसरी बार इस देश में आने से भारतवासी किसी प्रकार प्रसन्न न थे। अर्थात वो उनका पहला जो कार्यकाल था शासन का, उसी से वो बहुत परेशान थे, दुखी थे भारतवासी। तो वो चाहते ही नहीं थे कि दोबारा लॉर्ड कर्जन का शासन आए। वे यही चाहते थे कि आप फिर न आवें, पर आप आए और उससे यहाँ के लोग बहुत ही दुखित हुए। वे दिन रात यही मनाते थे कि जल्द श्रीमान यहाँ से पधारें। मनाते थे अर्थात ईश्वर को मनाते थे, अर्थात प्रार्थना करते थे कि ये जो लॉर्ड कर्जन है वो शीघ्र ही यहाँ से चले जाएं। पर अहो,
आज आपके जाने पर हर्ष की जगह विषाद होता है। विषाद अर्थात दुख होता है। इसी से जाना कि बिछड़न समय बड़ा करुणोत्पादक होता है। अर्थात अच्छा व्यक्ति जाए या बुरा व्यक्ति जाए, उसका विदाई का जो समय होता है वो दुख भरा होता है। लेखक ये बोलना चाहते हैं, बड़ा पवित्र, बड़ा निर्मल और बड़ा कोमल होता है। वे बैर भाव छूटकर शांत रस का आविर्भाव उस समय होता है। बैर भाव अर्थात शत्रुता का जो भाव मन में रहता है वो भी छूट जाता है और हमारे मन में शांत रस का आगमन होता है। आविर्भाव अर्थात आगमन होता है। माय लॉर्ड का देश देखने का इस दीन ब्राह्मण को कभी इस जन्म में सौभाग्य नहीं हुआ। मेरे स्वामी, आपका जो देश है इंग्लैंड, उसको इस दीन ब्राह्मण अर्थात बाल मुकुंद गुप्त खुद के लिए कह रहे हैं कि मैंने कभी आपके देश को देखा नहीं, ये सौभाग्य मुझे इस जन्म में नहीं मिला। इससे नहीं जानता कि वहाँ बिछड़ने के समय लोगों का क्या भाव होता है। तो मैं आपके वहाँ के जो रीति रिवाज हैं, वहाँ के जो भावनाएं हैं, उनको मैं नहीं जान पाया। पर इस देश के पशु पक्षियों को भी बिछड़ने के समय उदास देखा है। वो हमारे भारतीय संस्कृति की बात कर रहे हैं, यहाँ के संस्कारों की बात कर रहे हैं कि हमारे देश में पशु पक्षी भी यदि एक दूसरे से बिछड़ते हैं तो वो भी उदास हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। एक बार शिव शंभू के 2 गायें थी। शिव शंभू जो है ये कल्पित पात्र है। बाल मुकुंद गुप्त ने शिव शंभू के चिट्ठे में शिव शंभू को एक कल्पित पात्र के रूप में दिखाया है, जो सदैव भांग के नशे में रहता है और वह बहकी हुई किंतु चुपती हुई बातें कहता रहता है। व्यंग्यात्मक शैली में वास्तविकता प्रकट करता है। तो शिव शंभू की 2 गायें थी, उनमें एक अधिक बल वाली थी। वह कभी कभी अपने सींगों की टक्कर से दूसरी कमज़ोर गाय को गिरा देती थी। एक दिन वह टक्कर मारने वाली गाय पुरोहित को दे दी गई, अर्थात ब्राह्मण को दान कर दी गई। देखा कि दुर्बल गाय उसके चले जाने से प्रसन्न नहीं हुई, वरंच उस दिन वह भूखी खड़ी रही। वरंच अर्थात लेकिन जब बलशाली जो गाय थी वो पुरोहित को दे दी गई, तो दुर्बल गाय को प्रसन्न होना चाहिए कि उसको गिराने वाली, उसको आहत करने वाली गाय अब चली गई, अब वो स्वतंत्र है और सुखी रहेगी। लेकिन फिर भी भावनाओं की जो बात है, उसके जो मनोभाव हैं वो ये है कि उस बलशाली गाय के चले जाने पर भी दुर्बल गाय प्रसन्न नहीं हुई और बल्कि वो दिन भर भूखी खड़ी रही, चारा छुआ तक नहीं। माय लॉर्ड, मेरे स्वामी, जिस देश के पशुओं के बिछड़ते समय ये दशा होती है, वहाँ मनुष्यों की कैसी दशा हो सकती है, इसका अंदाज लगाना कठिन नहीं है। अर्थात आप समझ सकते हो कि जहाँ पशु पक्षी भी बिछड़ते समय उनकी मनोदशा ऐसी होती है, तो मनुष्यों की दशा तो और ही ज़्यादा दुखी होगी, इसका अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। आगे भी इस देश में जो प्रधान शासक आए, अंत में उनको जाना पड़ा। आगे अर्थात पिछले समय में जो इस देश में जिन्होंने शासन किया है, उन सबको जाना पड़ा। इससे आपका जाना भी परंपरा की चाल से कुछ अलग नहीं है। अर्थात ये भी स्वाभाविक है कि जो आया है वो जाएगा, तो आपका जाना भी कुछ अलग नहीं है। तथापि आपके शासनकाल का नाटक घोर दुखांत है। नाटक से तात्पर्य है आपके शासन का जो समय है, तो उसका जो अंत है वो भी दुखांत है, दुख भरा है। और अधिक आश्चर्य की बात यह है कि दर्शक तो क्या, स्वयं सूत्रधार भी नहीं जानता कि उसने जो खेल सुखांत समझकर खेलना आरंभ किया था वह दुखांत हो जाएगा। सूत्रधार से तात्पर्य है संचालन करने वाला। संचालन करने वाला भी नहीं जानता था कि जिस खेल को सुखांत समझकर आरंभ किया था, अर्थात शासन करने वाला भी नहीं जानता कि जिसको ये समझकर उसने शासन किया था कि मैं अच्छा समय लाऊंगा, या मेरा जो शासन समय होगा वो बहुत ही अच्छा होगा, सुख भरा होगा, वो बाद में ऐसा दुखांत हो जाएगा, वो स्वयं भी नहीं जानता। जिसके आदि में न सुख था, जिसके आदि में सुख था, मध्य में सीमा से बाहर सुख था, उसका अंत ऐसे घोर दुख के साथ कैसे हुआ। यहाँ सुख से तात्पर्य जनता का सुख नहीं है। लॉर्ड कर्जन ने भारत में शासन करते समय यहाँ की जो साधन सुविधाओं का भोग किया और उन्होंने आनंद में समय बिताया। आदि में सुख था, अर्थात जब वो शासन करने यहाँ आए थे वायसराय बनकर, तब भी वो सुखी थे। मध्य में सीमा से बाहर सुख था, अर्थात आवश्यकता से अधिक आनंद का उन्होंने यहाँ पर भोग किया। उसका अंत ऐसे घोर दुख के साथ हुआ। उसका अंत ऐसे घोर दुख के साथ कैसे हुआ। आह, घमंडी खिलाड़ी समझता है कि दूसरों को अपनी लीला दिखाता हूँ। लीला दिखाने से तात्पर्य खेल के, क्रीड़ा के
नए नए आयाम दिखाता हूँ, किंतु पर्दे के पीछे एक और ही लीलामय की लीला चल रही है। लीलामय की लीला अर्थात ईश्वर की लीला, ईश्वर का कार्य चल रहा है, ये उसे खबर नहीं, इसका उसे एहसास भी नहीं होता है। इस बार बम्बई में उतरकर माय लॉर्ड, आपने जो इरादे जाहिर किए थे अर्थात आपने जो आपकी भावनाएं प्रकट की थी, जरा देखिए तो उनमें से कौन कौन पूरे हुए। आपने कहा था कि यहाँ से जाते समय भारतवर्ष को ऐसा कट जाऊँगा कि मेरे बाद आने वाले बड़े लाटों को वर्षों तक कुछ करना न पड़ेगा, वे कितने ही वर्षों सुख की नींद सोते रहेंगे। लाटों से तात्पर्य है यहाँ आने वाले वायसराय। किंतु बात उल्टी हुई, आपको स्वयं इस बार बेचैनी उठानी पड़ी अर्थात आपका भी मन दुखी हुआ, आपकी भी जो शांति थी वो भंग हो गई, और इस देश में जैसी अशांति आप फैला चले हैं, उसके मिटाने में आपके पद पर आने वाले को न जाने कब तक नींद और भूख हराम करना पड़ेगा। नींद और भूख हराम करना पड़ेगा अर्थात आपको परेशान होना पड़ेगा, उनको परेशान होना पड़ेगा। इस बार आपने अपना बिस्तरा गरम राख पर रखा है। गरम राख पर रखा अर्थात मुसीबत को बुलावा दिया है, परेशानी को आमंत्रित किया है, और भारतवासियों को गरम तवे पर पानी की बूंदों की भांति नचाया है। जिस प्रकार से गरम तवे पर पानी डालते हैं तो बूंदें नाचती है, उसी प्रकार से भारतवासियों को इन्होंने परेशान किया है। आप स्वयं भी खुश न हो सके और यहाँ की प्रजा को सुखी न होने दिया। इसका लोगों के चित्त पर बड़ा ही दुख है। चित्त अर्थात मन पर बड़ा ही दुख है। यहाँ पर बम्बई शब्द में जो स्टार लगा हुआ है, इसका तात्पर्य है वर्तमान में इसका जो नाम है वो मुंबई है। विचारिए तो, क्या शान आपकी इस देश में थी और अब क्या हो गई। विचारिए अर्थात विचार कीजिए कि आपकी इस देश में क्या शान थी और अब क्या हो गई। क्या गौरव आपने यहाँ पर प्राप्त किया था और अब क्या स्थिति हो गई है। कितने ऊंचे होकर आप कितने नीचे गिरे। कितने ऊंचे होकर अर्थात एक वायसराय का जो पद है वो बहुत ही सम्मानित पद रहा है, और अब आपकी क्या स्थिति है कि आपको इस्तीफ़ा देकर जाना पड़ रहा है। अलिफ लैला के अलादीन ने चिराग रगड़कर और अबुल हसन ने बगदाद के खलीफा की गद्दी पर आंख खोलकर वह शान न देखी जो दिल्ली दरबार में आपने देखी। अर्थात इस पद का जो आनंद आपने लिया है, उतना आनंद तो अलिफ लैला के अलादीन ने चिराग रगड़ कर भी नहीं लिया, और अबुल हसन ने बगदाद के खलीफा की गद्दी पर जो आंख खोलने से तात्पर्य उनको जब शासन करने का समय मिला, इतना आनंद तो उन्होंने भी नहीं भोगा। खलीफा बगदाद में जो शासक होता है तो खलीफा की गद्दी अर्थात वहाँ शासक का पद। अर्थात जो प्रसन्नता आपको यहाँ वायसराय बनकर मिली है, इतनी प्रसन्नता तो अलादीन का चिराग। अलिफ लैला में अलादीन के पास एक दीपक होता है, चिराग होता है, जिसको रगड़ते ही उसकी समस्त इच्छाएं पूरी हो जाती थी। और अबुल हसन ने जब बगदाद की शासन किया तो उस समय उसे जो प्रसन्नता हुई, उससे अधिक प्रसन्नता आपको दिल्ली दरबार में मिली है। इतना आनंद आपने दिल्ली दरबार में भोगा है अलादीन के चिराग की तरह। जैसे अलादीन का चिराग रगड़ते ही इच्छाएं पूरी होती थी, इसी प्रकार आपने अपने सभी मनोइच्छाएं दिल्ली के दरबार में रहते हुए पूरी की है। आपकी और आपकी लेडी की कुर्सी सोने की थी। लेडी अर्थात उनकी पत्नी, और आपके प्रभु महाराज के छोटे भाई और उनकी पत्नी की चांदी की थी। सोने चांदी की कुर्सियाँ अर्थात कितना आनंद इन्होंने, कितनी संपन्नता यहाँ पर भोगी है। आप दाहिने थे वो बाएं, आप प्रथम थे वो दूसरे। इस देश के सब रईसों ने आपको सलाम पहले किया अर्थात आपको पहले प्रणाम किया, बादशाह के भाई को पीछे। जुलूस में आपका हाथी सबसे आगे और सबसे ऊंचा था। होदा, चंवर, छत्र आदि सबसे बढ़ चढ़ कर थे। होदा अर्थात हाथी की पीठ पर एक चौड़ा आसन होता है, उसे होदा बोलते हैं। चंवर अर्थात हवा उड़ाने वाला चंवर, और छाया करने वाला छत्र, ये सभी सबसे बढ़ चढ़ कर आप ही के होते थे अर्थात सबसे अच्छे आप ही के होदा, चंवर और छत्र होते थे। सारांश यह है कि ईश्वर और महाराज एडवर्ड के बाद
इस देश में आप ही का एक दर्जा था अर्थात एक श्रेणी आपको मिली हुई थी, एक स्तर आपको मिला हुआ था, सबसे ऊंचा स्तर। किंतु अब देखते हैं कि जंगी लाट के मुकाबले में आपने पटकनी खाई है। पटकनी खाई है अर्थात आपको हार माननी पड़ी है, आपकी हार हुई है। जंगी लाट अर्थात सेना का अफसर, तो सेना के अफसर के मुकाबले आपने पटकनी खाई है। सिर के बल नीचे आ रहे अर्थात सिर के बल नीचे गिर गए, आपकी हार हुई है। सिर के बल गिरना अर्थात बहुत बुरी तरह से हार जाना। आपके स्वदेश में वही ऊंचे माने गए, आपको साफ नीचा देखना पड़ा। पद त्याग की धमकी से भी ऊंचे न हो सके अर्थात जब ये अपने शासन के परिषद में अपने पसंद के अंग्रेज अफसर को रखना चाहते थे और ब्रिटिश सरकार ने उसकी स्वीकृति नहीं दी, तो इन्होंने पद त्याग करने की धमकी दी, लेकिन फिर भी इनकी बात को नहीं सुना गया, अनसुनी कर दी गई। तो पद त्याग की इन्होंने धमकी दी, लेकिन फिर भी इन्होंने अपना वो मान नहीं रख सके जो पहले था। आप बहुत धीर गंभीर प्रसिद्ध थे। धीर गंभीर अर्थात शांत थे, समझदार थे। उस सारी धीरता गंभीरता का आपने इस बार काउंसिल में बेकानूनी कानून पास करते और कन्वोकेशन वक्तृता देते समय दिवाला निकाल दिया। दिवाला निकाल दिया से तात्पर्य आप कंगाल हो गए अर्थात आपकी कितनी बदनामी हुई। उस काउंसिल में बेकानूनी अर्थात कानून के विरुद्ध आपने कानून पास करवाना चाहा, बेकानूनी कानून पास करवाना अर्थात कानून के विरुद्ध रहकर आप एक कानून पास करवाना चाहते थे। कन्वोकेशन अर्थात दीक्षांत समारोह, जब कानून की जो पढ़ाई करते हैं तो अंत में जो दीक्षांत समारोह होता है तो वक्तृता अर्थात भाषण, तो दीक्षांत समारोह में भाषण देते समय वो आप दिवाला निकाल दिया अर्थात आपको कंगाल कर दिया। यह दिवाला तो इस देश में हुआ, उधर विलायत में आपके बार बार इस्तीफा देने की धमकी ने प्रकाश कर दिया कि जड़ हिल गई है। प्रकाश कर दिया से तात्पर्य है, इस्तीफा से तात्पर्य है त्यागपत्र। उन्होंने बार बार त्यागपत्र देने की धमकी दी, तो उससे प्रकाश कर दिया कि अर्थात उससे स्पष्ट हो गया कि जड़ हिल गई अर्थात इनकी जो जड़ें यहाँ जमी हुई थी दिल्ली दरबार में वो सब हिल गई है, इनकी बात को नकार दिया गया है। अंत में वहाँ भी आपको दिवालिया होना पड़ा अर्थात वहाँ भी आपको नीचा देखना पड़ा और धीरता गंभीरता के साथ दृढ़ता को भी तिलांजलि देनी पड़ी। तिलांजलि देनी पड़ी अर्थात त्याग देना पड़ा, छोड़ देना पड़ा। इस देश के हाकिम आपकी ताल पर नाचते थे। हाकिम अर्थात शासक ताल पर नाचते थे अर्थात आपके इशारे पर सारे कर्म करते थे, आपकी हर बात मानते थे। राजा महाराजा डोरी हिलाने से सामने हाथ बांधे हाजिर होते थे। डोरी हिलाने से तात्पर्य है कि सेवा में हमेशा खड़े रहते थे या इनका संकेत पाते ही और हाजिर हो जाते थे। आपके एक इशारे से में प्रलय होती थी, इशारे में प्रलय होती थी अर्थात विनाश हो जाता था। अगर इन करजन के पद लॉर्ड करजन वायसराय के पद पर रहते हुए यदि इशारा कर दें तो प्रलय हो जाती थी अर्थात विनाश हो जाता था। कितने ही राजों को मट्टी के खिलौनों की भांति आपने तोड़ फोड़ डाला, तोड़ फोड़ डाला अर्थात उनको नष्ट कर दिया। कितने ही मट्टी काट के खिलौने आपकी कृपा के जादू से बड़े बड़े पदाधिकारी बन गए अर्थात जो कुछ नहीं थे, जो किसी पद पर नहीं थे, वो सब बड़े बड़े पदाधिकारी बन गए कृपा के जादू अर्थात इनकी अनुकंपा से। और कहने से तात्पर्य है कि ये चाहते थे तो बड़े से बड़े धनाढ़ संपन्न और राजसी लोगों को भी खिलौनों की भांति तोड़ फोड़ डालना अर्थात उनको नष्ट कर देते थे, उनके पद से हटा देते थे। और यदि इनकी कृपा हो जाए तो ना कुछ लोग भी बड़े बड़े पदों पर आसीन हो सकते थे। आपके इस इशारे में इस देश की शिक्षा पायमाल हो गई। पायमाल अर्थात नष्ट हो गई, स्वाधीनता उड़ गई अर्थात स्वतंत्रता का पता नहीं, वो भी गायब हो गई। बंग देश के सिर पर आरह रखा गया। आरह रखा गया, जैसे किसी के सिर पर आरा रखते हैं तो वो दो भागों में बट जाता है, चीर देते हैं उसको आरे से। इसी प्रकार से आपने इस देश का विभाजन कर दिया। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का निर्णय लिया था, तो जिस प्रकार से
किसी व्यक्ति के सिर पर आरा रखें तो दो भागों में बट जाएगा, कट जाएगा। इसी प्रकार से देश के सिर पर आरा रखा अर्थात दो भागों में बांट दिया, बंगाल और भारत। इतने बड़े माइलोड का यह दर्जा हुआ कि फौजी अफसर उनके इच्छित पद पर नियत न हो सका। तो जिन्होंने इतना बड़ा निर्णय लिया, देश का विभाजन कर दिया, तो इतने बड़े वायसराय के पद पर रहते हुए आपका ये दर्जा हुआ अर्थात आपका ये पद हुआ कि एक फ़ौजी अफसर भी आपकी इच्छा से नियत नहीं किया सका। अर्थात आप जिस फ़ौजी अफसर को अपनी काउंसिल में रखना चाहते थे उसके लिए भी आपको स्वीकृति न मिली। उनको उसी गुस्से के मारे इस्तीफ़ा दाखिल करना पड़ा। अर्थात इन्हें बहुत बुरा लगा लॉर्ड कर्जन को कि मैं जिस अंग्रेज़ अफसर को अपने परिषद में रखना चाहता हूँ उसके लिए ब्रिटिश शासन ने परमिशन नहीं दी, इजाज़त नहीं दी, तो इन्होंने इस्तीफ़ा अर्थात त्यागपत्र की धमकी दी। त्यागपत्र दाखिल करना पड़ा अर्थात प्रस्तुत करना पड़ा। वह भी मंजूर हो गया। लॉर्ड कर्जन ने सोचा नहीं होगा कि यदि मैं त्यागपत्र दूंगा तो वो स्वीकृत हो जाएगा, लेकिन हुआ ऐसा कि इन्होंने त्यागपत्र प्रस्तुत किया और वह भी मंजूर हो गया। उनका रखाया एक आदमी नौकर न रखा, उल्टा उन्हीं को निकल जाने का हुक्म मिला। अर्थात परिषद में जिस व्यक्ति को रखना चाहते थे उसको रख नहीं सके, तो ये जिसको एक नौकरशाही के पद पर रखना चाहते थे वो तो रख नहीं सके, उल्टा खुद ही को जाना पड़ा। जिस प्रकार आपका बहुत ऊंचे चढ़कर गिरना यहाँ के निवासियों को दुखित कर रहा है, गिरकर पड़ा रहना उससे भी अधिक दुखित करता है। ऊंचे चढ़कर अर्थात वायसराय के पद पर आए थे और त्यागपत्र देकर जाना पड़ रहा है, तो यहाँ के निवासियों को दुखित अर्थात यहाँ का जो संस्कार और संस्कृति है कि विदाई जो है वो दुख भरी होती, करुणोत्पादक होती है, तो यहाँ के निवासियों को दुखित कर रहा है। ठीक है, आपने यहाँ के निवासियों पर अत्याचार किए हैं और यहाँ की आज़ादी को भंग किया है, लेकिन फिर भी यहाँ के निवासियों को आपका जाना दुखित कर रहा है। ऊंचे से नीचा गिरना दुखित कर रहा है, लेकिन गिरकर पड़ा रहना उससे भी अधिक दुखित कर रहा है। आपका पद छूट गया तथापि आपका पीछा नहीं छूटा है। अर्थात आपने त्यागपत्र दे दिया, त्यागपत्र स्वीकृत हो गया, फिर भी आप यहाँ पड़े हुए हैं। ये यहाँ की जनता को बहुत दुखी महसूस हो रहा है। और आपका पद छूट गया लेकिन आपका पीछा नहीं छूटा, अर्थात आप यहाँ से जा नहीं रहे हैं। ये बात और दुखी कर रही है। एक अदना क्लर्क जिसे नौकरी छोड़ने के लिए 1 महीने का नोटिस मिल गया, वो नोटिस की अवधि को बड़ी घृणा से काटता है। यदि किसी क्लर्क को, छोटी नौकरी वाले व्यक्ति को भी यदि नौकरी छोड़ने के लिए 1 महीने का नोटिस मिला हो तो वो जो अवधि होती है वो बड़ी घृणा से अर्थात बड़े ही तिरस्कार समझकर अपना उस समय को काटता है। आपको इस समय अपने पद पर रहना कहाँ तक पसंद है, अर्थात आपको जब आपका त्यागपत्र जब स्वीकृत हो गया है तो आप यहाँ से जा क्यों नहीं रहे हो, आपको क्यों पसंद है ये आप ही जानते होंगे। अपनी दशा पर आपको कैसी घृणा आती है, इस बात के जान लेने का इन देशवासियों को अवसर नहीं मिला। पर पतन के पीछे इतनी उलझन में पड़ते उन्होंने किसी को नहीं देखा। अर्थात किसी का पतन हो जाए फिर भी वो अपने ही पद पर अपनी ही स्थिति में बना रहे, ऐसा उन्होंने कभी नहीं देखा, यहाँ के देशवासियों ने कभी नहीं देखा। माय लॉर्ड, एक बार अपने कामों की ओर ध्यान दीजिए। आप किस काम को आए थे और क्या कर चले। अर्थात आपने जो कर्म किया है इस पद पर रहते हुए, वायसराय पद पर रहते हुए, एक बार उसको भी आप सोचिए कि आप क्या काम आए थे और क्या कर चले, अर्थात क्या कर दिया आपने। शासक प्रजा के प्रति कुछ तो कर्तव्य होता है, ये बात आप निश्चित मानते होंगे। अर्थात राजा का प्रजा के प्रति कोई तो कर्तव्य होता है, सो कृपा करके बतलाइए क्या कर्तव्य आप इस देश की प्रजा के साथ पालन कर चले। अर्थात आपने इस देश की प्रजा के प्रति कौन सा कर्म अच्छा किया है। क्या आंख बंद करके मनमाने हुक्म चलाना और किसी की कुछ न सुनने का नाम ही शासन है। क्या प्रजा की बात पर कभी कान न देना और उसको दबाकर उसकी मर्जी के विरुद्ध जिद्द से सब काम किए चले जाना ही शासन कहलाता है। अर्थात राजा को प्रजा का पालन करना होता है, अर्थात उसकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखना होता है। लेकिन आपने क्या किया, यहाँ पर आपने मनमाने हुक्म चलाए हैं और किसी की कोई बात नहीं सुनी। प्रजा की किसी भी समस्या पर आपने ध्यान नहीं दिया। कान न देना एक मुहावरा है जिससे तात्पर्य है ध्यान न दिया।
और उसको दबाकर अर्थात प्रजा की इच्छाओं को, उसकी सुख सुविधाओं को दबाकर उनकी मर्जी के विरुद्ध आपने जिद से सब काम किए हैं। स्वयं के ही आनंद और सम्मान के लिए सारे काम किए हैं। एक काम हो तो बताइए, एक काम तो ऐसा बतलाइए जिसमें आपने जिद छोड़कर प्रजा की बात पर ध्यान दिया हो। कैसर और जार भी घेरने घोटने से प्रजा की बात सुन लेते हैं। कैसर ईरान का एक शासक था, रोमन तानाशाह था। जूलियस सीजर के नाम से बना ये शब्द जो तानाशाह जर्मन शासकों के लिए प्रयोग होता है वो कैसर कहलाते हैं, अर्थात वो भी तानाशाह थे, आप भी वैसे ही हैं। और जार जो था वो भी जूलियस सीजर के शब्द से बना है, जो विशेष रूप से रूस के तानाशाह शासकों के लिए प्रयुक्त होता था। घेरने घोटने की अर्थात अत्यधिक आग्रह करने से प्रजा की बात सुन लेते थे। यदि प्रजा बहुत बार निवेदन करे तो कैसर और जार जैसे व्यक्ति भी, जैसे शासक भी अपनी प्रजा की बात सुन लेते थे। पर आप एक मौका तो बताइए जिसमें किसी अनुरोध या प्रार्थना सुनने के लिए प्रजा के लोगों को आपने अपने निकट फटकने दिया हो अर्थात पास आने दिया हो और उनकी बात सुनी हो। ऐसा कोई एक मौका बताइए जब आपने प्रजा की किसी बात पर ध्यान दिया हो। नादिर शाह ने जब दिल्ली में कत्लेआम किया तो आसिफ जाह के तलवार गले में डालकर प्रार्थना करने पर उसने कत्लेआम उसी दम रोक दिया। नादिर शाह, मुग़ल शासक नादिर शाह ने जब दिल्ली पर आक्रमण किया और उसने कत्लेआम किया तो आसिफ जाह ने तलवार गले में डालकर प्रार्थना की कत्लेआम रोकने के लिए। आम जनता ने जब प्रार्थना की तो उसने कत्लेआम उसी समय रोक दिया, उसी दम अर्थात उसी समय रोक दिया। पर 8 करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ाकर विच्छेद न करने की प्रार्थना पर आपने जरा भी ध्यान न दिया। अर्थात यहाँ की जनता नहीं चाहती थी कि भारत और बंगाल का विभाजन हो। तो यहाँ की जो 8 करोड़ जनता उस समय की थी, उन्होंने बहुत गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की थी कि भारत विभाजन न किया जाए, विच्छेद न किया जाए। तो इस प्रार्थना पर आपने जरा भी ध्यान न दिया। आपसे तो ज़्यादा अच्छे कैसर और जार और नादिर शाह थे जिन्होंने प्रजा की कुछ बात तो सुनी। आपने तो प्रजा की कुछ भी बात नहीं सुनी, कोई भी बात पर आपने ध्यान नहीं दिया। इस समय आपकी शासन अवधि पूरी हो गई है, तथापि बंग विच्छेद किए बिना घर जाना आपको पसंद नहीं है। जब इनका शासनकाल पूरा हुआ था तो उसके बाद दोबारा वायसराय बने, उस समय इन्होंने बंगाल विभाजन किया। तो लेखक कहना चाहते हैं कि शासन अवधि आपकी पूरी हो गई थी, फिर भी आप बंगाल विच्छेद किए बिना जाना नहीं चाहते थे। नादिर से भी बढ़कर आपकी जिद है। नादिर से अर्थात जो नादिर शाह ने कत्लेआम किया था वो तो फिर भी प्रजा की प्रार्थना करने पर उन्होंने कत्लेआम रोक दिया, लेकिन आपकी जिद तो नादिर शाह से भी बढ़कर है। तो आप प्रजा की बातों पर ध्यान ही नहीं देते हैं। क्या समझते हैं कि आपकी जिद से प्रजा के जी में दुख नहीं होता? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपकी जिद मानकर क्या यहाँ की प्रजा दुखी नहीं होती है? क्या समझते हैं कि आपकी जिद से प्रजा के जी में दुख नहीं होता? आप विचारिए तो, एक आदमी को आपके कहने पर पद न देने से आप नौकरी छोड़े जाते हैं। इस देश की प्रजा को भी यदि कहीं जाने की जगह होती तो क्या वह नाराज़ होकर इस देश को छोड़ न जाती? अर्थात इस देश के लोग कहाँ जाएंगे यदि उनकी कोई बात नहीं सुनेगा, उनकी समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं देगा, तो वो कहाँ जा सकती? वो तो इस देश को छोड़ नहीं सकती। लेकिन एक बार विचार कीजिए कि आपकी बात नहीं मानी गई तो आपने पद त्याग की धमकी दी और पद त्याग के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया। तो यदि जनता भी कहीं जा सकती तो क्या जाती नहीं? अर्थात जनता को भी ये बात बुरी लगी कि आप उनकी बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहाँ की प्रजा ने आपकी जिद का फल यही देख लिया। अर्थात जब इन्होंने जिद की कि अंग्रेज़ अफसर को मेरी परिषद में रखा जाए, मेरी पसंद का अंग्रेज़ अफसर कौंसिल में रखा जाए, और उसके लिए जब स्वीकृति नहीं मिली तो उस जिद का क्या फल हुआ? इनको त्यागपत्र देना पड़ा। तो ये जनता ने देखा, उसने देख लिया कि आपकी जिस जिद ने इस देश की प्रजा को पीड़ित किया, आपको भी उससे
उसने कम पीड़ा न दी। अर्थात पहली जिद थी बंगाल विभाजन करने का, जिसका दुख पूरी जनता को हुआ, भारत देशवासियों को हुआ, 8 करोड़ प्रजा को हुआ। और दूसरी जिद थी कि मेरी पसंद का अंग्रेज अफसर काउंसिल में रखा जाए, तो उसका परिणाम ये हुआ कि इनको त्यागपत्र देना पड़ा और उस त्यागपत्र की पीड़ा लॉर्ड कर्जन को झेलनी पड़ी। यहाँ तक कि आप स्वयं उसका शिकार हुए। यहाँ की प्रजा वह प्रजा है जो अपने दुख और कष्टों की अपेक्षा परिणाम का अधिक ध्यान रखती है। वह जानती है कि संसार में सब चीज़ों का अंत है। यहाँ की जो प्रजा है, यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ के जो संस्कार हैं, वो उसमें यही कहा गया है कि अपने दुख और कष्टों की अपेक्षा परिणाम क्या होगा। हम जो दुख भोग रहे हैं, यदि हम किसी और को कष्ट देते हैं तो उसका परिणाम हमें भी भोगना पड़ेगा। तो ये बात यहाँ पर लेखक कहना चाहते हैं। दुख का समय भी एक दिन निकल जाएगा, इसी से सब सुखों को झेलकर पराधीनता सहकर भी वो जीती है। यहाँ भारतीय जनता के बारे में कह रहे हैं, यहाँ के लोगों के बारे में, कि दुख का समय भी निकल जाता है, इसलिए सब दुखों को झेलकर पराधीनता अर्थात गुलामी को सहकर भी वो प्रजा जी रही है। माय लॉर्ड, मेरे स्वामी, इस कृतज्ञता की भूमि की महिमा आपने कुछ न समझी और न यहाँ की दीन प्रजा की श्रद्धा भक्ति अपने साथ ले जा सके, इसका बड़ा दुख है। अर्थात यदि हम कहीं पर ज़्यादा समय बिताते हैं तो हम वहाँ के बातों को समझने लग जाते हैं और वहाँ की उनका एहसान मानते हैं। तो लॉर्ड कर्जन ने यहाँ रहते हुए जो सुख भोगे, जो आनंद भोगा है, उसके प्रति बिल्कुल भी कृतज्ञ नहीं है, अर्थात उसका कोई उपकार वो मान नहीं रहे हैं। तो इस कृतज्ञता की भूमि की महिमा आपने कुछ न समझी। महिमा अर्थात यहाँ की महानता, कितने महान है यहाँ के लोग कि आप इतना सुख आनंद यहाँ भोग सके। और न यहाँ की दीन प्रजा की श्रद्धा भक्ति आपने अपने साथ ले जा सके। दीन प्रजा अर्थात कमज़ोर जो प्रजा है यहाँ की, वहाँ की श्रद्धा भक्ति भी अपने साथ नहीं ले जा सकते। श्रद्धा भक्ति अपने साथ तब ले जा सकते थे जब वो कुछ अच्छा कार्य करते और यहाँ की जनता उनके प्रति कुछ भाव रखती, अच्छे उत्तम भाव रखती। लेकिन उन्होंने यहाँ की प्रजा को दुख दिया है, तो यहाँ की प्रजा का अच्छा भाव या उनका आशीर्वाद कह लें या उनकी शुभ भावनाएं कह लें, वो भी साथ नहीं ले जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने प्रजा को बहुत दुखी किया है। इस देश के शिक्षितों को तो देखने की आपकी आंखों को ताब नहीं अर्थात चाह नहीं है। आपने यहाँ के शिक्षितों को देखा ही नहीं, क्योंकि जब भी कोई बड़ा पद सृजित हुआ है अंग्रेज़ों के शासनकाल में, तो इन्होंने हमेशा अपने ही अंग्रेज़ अफसरों को उस पद पर रखा है। यहाँ भारत में भी शिक्षितों की कोई कमी नहीं थी, बहुत लोग थे उस पद के योग्य, लेकिन फिर भी इन्होंने प्राथमिकता दी है अंग्रेज़ लोगों को। अनपढ़ गूंगी प्रजा का नाम कभी कभी आपके मुंह से निकल जाया करता है। उसी अनपढ़ प्रजा में नर सुल्तान नाम के एक राजकुमार का गीत गाया जाता है। एक बार अपनी विपद के कई साल सुल्तान ने नरवरगढ़ नाम के एक छोटे स्थान में काटे थे। वहाँ चौकीदारी से लेकर उसे एक ऊंचे पद तक काम करना पड़ा था। विपद अर्थात संकट के समय में सुल्तान नाम के राजकुमार ने नरवरगढ़ नाम के स्थान में अपना समय काटा अर्थात समय बिताया। जिस दिन घोड़े पर सवार होकर वह उस नगर से विदा हुआ, नगर द्वार से बाहर आकर उस नगर को जिस रीति से उसने अभिवादन किया था वह सुनिए। एक बार अपनी विपद के कई साल उसी अनपढ़ प्रजा में नर सुल्तान नाम के एक राजकुमार का गीत गाया जाता है। अर्थात एक किंवदंती है कि सुल्तान नाम का एक राजकुमार है, एक बार अपनी विपद अर्थात संकट के समय में कई साल सुल्तान ने नरवरगढ़ नाम के छोटे स्थान में काटे थे। वहाँ चौकीदारी से लेकर उसे ऊंचे पद तक काम करना पड़ा था, अर्थात छिपकर समय बिताना पड़ा था अपने शत्रुओं से बचने के लिए। तो उसने वहाँ पर चौकीदारी का काम भी किया, तो ऊंचे पदों पर भी काम किया। जिस दिन घोड़े पर सवार होकर वह उस नगर से विदा हुआ, नगर द्वार से बाहर आकर
उस नगर को जिस रीति से उसने अभिवादन किया था वह सुनिए। अर्थात उस भूमि का जहाँ पर उसने ये सारे कार्य किए हैं, अपने संकट के समय काटे हैं, वहाँ के प्रति उसने जो उपकार प्रदर्शित किया है, उसका जो उपकार माना है वो सुनिए। उसने आंखों में आंसू भरकर कहा, प्यारे नरवरगढ़ मेरा प्रणाम ले, आज मैं तुझसे जुदा होता हूँ, अर्थात विदा होता हूँ, दूर होता हूँ। तू मेरा अन्नदाता है, अर्थात पालन करता है। अपनी विपद के दिन मैंने तुझ में काटे हैं। नरवरगढ़ को संबोधित करके कह रहे हैं कि मैंने मेरे संकट का समय यहाँ पर बिताया है। तेरे ऋण का बदला मैं गरीब सिपाही नहीं दे सकता। भाई नरवरगढ़, यदि मैंने जानबूझकर एक दिन भी अपनी सेवा में चूक की हो, चूक अर्थात कमी रखी हो, यहाँ की प्रजा की शुभ चिंता न की हो, यहाँ की स्त्रियों को माता और बहन की दृष्टि से न देखा हो, तो मेरा प्रणाम न ले, अर्थात मुझे आशीर्वाद न दे, नहीं तो प्रसन्न होकर एक बार मेरा प्रणाम ले और मुझे जाने की आज्ञा दे। कितनी मानवता भरी बात सुल्तान नाम के राजकुमार ने कही है कि जितना समय मैंने यहाँ पर बिताया है, तो हे नरवरगढ़, तू मेरा पालन करता है, मेरे दुख के समय मैंने यहाँ पर बिताए हैं, और आज उस ऋण का बदला मैं इस प्रकार से चुकाना चाहता हूँ कि मेरा प्रणाम स्वीकार करो और मुझे जाने की आज्ञा दो। माय लॉर्ड, जिस प्रजा में ऐसे राजकुमार का गीत गाया जाता है, उसके देश से क्या आप भी चलते समय कुछ संभाषण करेंगे? संभाषण अर्थात कुछ कहना चाहेंगे, कुछ भाषण देना चाहेंगे? क्या आप कह सकेंगे, अभागे भारत, मैंने तुझसे सब प्रकार का लाभ उठाया और तेरी बदौलत वह शान देखी जो इस जीवन में असंभव है। और यदि यह अपने ही देश में होते, तो यहाँ पर वायसराय के पद पर रहते हुए इन्होंने जो सुख और आनंद भोगा है, जो संपन्नता शान देखी है, वो कभी भी वहाँ अपने देश में नहीं प्राप्त कर सकते थे। तो उस असंभव कार्य को भारत देश में आकर संभव कर सके हैं। तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, पर मैंने तेरे बिगाड़ने में कुछ कमी न की। संसार के सबसे पुराने देश, जब तक मेरे हाथ में शक्ति थी, तेरी भलाई की इच्छा मेरे जी में न थी, अर्थात मैंने कुछ भी भला इस देश का और देश के लोगों का नहीं किया। अब कुछ शक्ति नहीं है जो तेरे लिए कुछ कर सकूं, अर्थात अब मेरे पास वो पद भी नहीं है, वो अधिकार भी नहीं है जो मैं कुछ कर सकता हूँ, पर आशीर्वाद करता हूँ कि तू फिर उठे और अपने प्राचीन गौरव और यश को फिर से लाभ करे। अर्थात फिर उठे से तात्पर्य है फिर तेरा विकास हो और तू वापस आज़ादी को प्राप्त करे, संपन्नता को प्राप्त करे और अपने प्राचीन गौरव और यश को अर्थात तेरे मान सम्मान को फिर से प्राप्त करे। मेरे बाद आने वाले तेरे गौरव को समझे, अर्थात तेरे महानता को समझें। आप कर सकते हैं और यह देश आपकी पिछली सब बातें भूल सकता है, अर्थात आपकी जितनी भी गलतियां हैं उनको क्षमा कर सकता है। पर इतनी उदारता माय लॉर्ड में कहा, लेकिन इतना बड़ा दिल, इतना बड़ा उदार हृदय मेरे स्वामी आप में कहाँ। लॉर्ड कर्जन को ये व्यंग्योक्ति के माध्यम से कह रहे हैं कि आप ऐसा कर नहीं सकते, क्योंकि आपके ऐसे संस्कार नहीं हैं।